वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। जो स्टूडेंट ने मिस आउट कर दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फटाफट से आप देख लीजिए। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेदर इंडस्ट्री से। व्हाट इज लेदर इंडस्ट्री? स्किन ऑफ डेड एनिमल वाज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन एशियन टाइम। पहले के जमाने में जो एनिमल्स मर जाते थे यानी कि डेड एनिमल्स होते थे, उनकी स्किन का यूज किया जाता था। वो स्किन का जो यूज करके जो चीजें बनाई जाती थी उसको लेदर इंडस्ट्री बोला जाता है, यानी कि वो लेदर की चीजें होती है। अब कैसे ये चीजें बनती है? आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स इट्स स्किन वाज पर्पस्ड इन ट्रेडिशनल मैनर। जब एक जानवर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्किन होती है वो स्किन को एक ट्रेडिशनल मैनर के अंदर प्रोसेस किया जाता है, यानी कि वो स्किन के अंदर कुछ प्रोसेस किया जाता है, उसको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद उससे कई चीजें बनाई जाती है। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मसक, अ लेदर बैग ऑफ फेचिंग वाटर एंड कॉज, ड्रम, ढोलक, तबला एंड द बेलोज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, फुटवेयर, बेल्स एक्सेट्रा। अब लेदर यूज कहां पर होता है? यानी कि ये जो डेड एनिमल की स्किन होती है इसको प्रोसेस करने के बाद जो लेदर बनाया जाता है, तो लेदर से पहले के जमाने में एक पानी का बैग बनाया जाता था। आपने देखा होगा कि कभी कभी डेजर्ट में कभी कोई कैमल के ऊपर बैठा हुआ होता है तो एक ऐसा बैग होता है जो पानी पीने के लिए, जिसके अंदर पानी होता है, तो वो बैग लेदर का होता है। उसके अलावा ड्रम होते हैं, जो तबले का ऊपर का हिस्सा जो होता है जहां से तबला बजता है, वो सारी चीजें भी लेदर से यानी कि एनिमल की डेड स्किन से बनाई हुई होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो लेदर के बेल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेदर के फुटवेयर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो शूज वगैरह होते हैं वो सारी चीजें। लेदर के आपको जैकेट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक स्मिथ होते हैं यानी कि जो मूची वगैरह होते हैं, वो जो सारी चीजें यूज करते हैं, चमड़ा यूज करते हैं, वो भी किसका होता है? लेदर का होता है। ऑल्सो यूज फॉर शील्ड ड्यूरिंग दी वॉर्स। उसके अलावा यूज होता है शील्ड में, यानी कि जब पहले के जमाने में वॉर वगैरह होती थी तो आपने देखा होगा कि जो शील्ड होती थी वो शील्ड भी लेदर की होती थी। लेदर इंडस्ट्री है प्रोमिनेंट प्लेस इन एशियन इंडिया, वेल नाइटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, पर्स, बेल्ट एक्सेट्रा। लेदर इंडस्ट्री जो है वो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज होती थी। पहले के टाइम पर जो राजा महाराजा के सिंहासन होते थे या उनके जो कपड़े होते थे वो इसी तरीके से शेर वगैरह की चमड़ी से बनाए जाते थे ताकि वो एक रॉयल्टी शो करे। इसके अलावा बहुत सारे पर्स, बेल्ट, ये सारी चीजें नाइटिंग करके यानी कि लेदर को अच्छे से यूज करने के बाद बनाया जाता है। फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज, पकान, लगाम एंड विप वेरी मच इन यूज। उसके अलावा कैमल और हॉर्स के लिए जो लगाम होती है, जो साज होता है, ठीक है, या जो पकान होते हैं यानी कि जो हॉर्स के या कैमल्स के एक्सेसरीज होते हैं, वो सारी चीजें भी लेदर से बनाई जाती है। खास करके जो लगाम आप देखते हो कि हॉर्स के जो मुंह में होती है जिसकी वजह से उसको कंट्रोल किया जाता है, वो भी लेदर के लिए, ताकि उसको ज्यादा तीत वगैरह में लगे नहीं। इसी वजह से ये सारी चीजें कैसे यूज होती है? लेदर की यूज होती है। लेदर इंडस्ट्री इन शॉर्ट देखें तो लेदर इंडस्ट्री वो चीज होती है जो डेड एनिमल की स्किन से बनाई जाती है। इसी की वजह से पहले के टाइम पर शिकार वगैरह ज्यादा किए जाते थे, अभी ये सारी चीजें कम हो चुकी है। लेदर से अलग अलग पर्स, बेल्ट, वॉर के टाइम की शील्ड, हॉर्स और कैमल्स के लिए भी चीजें बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमंड, बीड वर्क एंड एनिमल वर्क। हमारे यहाँ पर डायमंड का जो है वो एक बहुत सही मार्केट बैठा हुआ है। डायमंड क्या होता है तो आपको पता ही है कि जो डायमंड ज्वेलरी होती है या बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं जैसे रूबीज हो गए, टोपाज हो गए, ये सारे जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो सारे डायमंड्स में आते हैं। उसके अलावा बीड वर्क क्या होता है तो बीड वर्क यानी कि जो मणका होते हैं, जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे मणके जो होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं, उसका जो काम होता है उसको बीड वर्क बोला जाता है। इन डिटेल देखते हैं। India has 7,513 kilometer long coastline surrounding all three direction east, west and south. इंडिया के पास सबसे बड़ी कोस्टलाइन है 7,513 किलोमीटर यानी 7,513 किलोमीटर की कोस्टलाइन है। कोस्टलाइन किसको बोलते हैं तो जो समुद्र किनारा होता है वो। अब यहाँ पर ये समुद्र किनारे के बारे में अब क्यों बताया गया है? क्योंकि जो डायमंड्स वगैरह होते हैं या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र में से ही मिलते हैं। हमारे यहाँ की कोस्टलाइन तीनों डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी कि इंडिया को ये ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों की बाउंड्री जो है वो किससे शेयर होती है? ओशन यानी कि हमारी कोस्ट लाइन से शेयर होती है। डायमंड एंड बीड आर अवेलेबल प्लेंटी, और इसी वजह से हमारे जो डायमंड और बीड वर्क के जो मणका है या फिर अलग अलग स्टोन्स है या प्रीशियस डायमंड है, ये सारी चीजें हमारे पास प्लेंटी यानी कि बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड सिंस एशियन टाइम। पहले के जमानों से जो डायमंड है या प्रीशियस जो जेम्स है उसका यूज होता है।
अब कैसे यूज होता है, तो पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा होते थे तो वो हर एक चीज ऐसे ऑर्नामेंट में पहनते थे। राज मुकुट में आपको डायमंड और जेम्स का वर्क देखने को मिलता है। इसी तरीके से पहले के जमाने से यानी कि सिंस एशियन टाइम हम लोग डायमंड और ये बड़े बड़े प्रीशियस स्टोन्स के अंदर डील करते हैं। ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड वाज कैरिड आउट थ्रू सी रूट इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस दिस सी, ठीक है। और इसी की वजह से हम लोग जो ट्रेड यानी कि डायमंड बीड वर्क इन सब का जो बिजनेस है वो बरसों से करते हैं, यानी कि एशियन टाइम से करते हैं हम लोग। पहले भी और अभी भी जो सी रूट होता है यानी कि हमारा जो वाटरवेज है उससे हम लोगों ने बहुत सारी बाहर की कंट्रीज के अंदर भी ये सारी चीजें पहुंचाई है। डायमंड स्टड ऑर्नामेंट हैव बीन क्रिएट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज सिंस लॉन्ग। उसके बाद जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट यानी कि ये अलग अलग टाइप्स की जो ज्वेलरी होती है, जैसे नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट्स हो गई, इयररिंग्स हो गई, या उसके अलावा रिंग्स हो गई, पहले के जमाने में क्राउन्स भी होते थे, ये सारी चीजें जो होती है इसके अंदर जो डायमंड का वर्क है इसकी जो डिमांड है, यानी कि ऑर्नामेंट्स के अंदर डायमंड का जो वर्क है उसकी जो डिमांड है, ये डिमांड पर्टिकुलरली फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी इस चीज की डिमांड आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड फेमस डायमंड लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वेयर फाउंड फ्रॉम इंडिया। हमारे सबसे पूरी दुनिया के सबसे कीमती जो डायमंड है, जैसे एक है कोहिनूर और दूसरा है द ग्रेट मुगल, ये दोनों और इसके अलावा भी अन्य को ऐसे कीमती डायमंड जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं, यानी इंडिया से ही मिले हैं। एज इंडिया फाउंड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स वैरायटी फाउंड इन ग्रेट डील, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको डायमंड और बीड वर्क देखने को मिलेगा, या हमारे यहाँ पर ही सबसे ज्यादा फाउंड यानी कि मिलते हैं, इसी की वजह से हमारे यहाँ पर वैरायटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी आप देखोगे आप खुद डायमंड, जेम्स, टोपाज, रूबीज, इन सब के अंदर अनेक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज्ड टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। पहले के टाइम पे जो राज रजवाड़ा वाले लोग थे यानी कि रॉयल लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि डायमंड का ज्यादा ऑर्नामेंट्स पहनते थे रेदर देन गोल्ड। यानी कि अभी के टाइम पे सब लोग कैसा पहनते हैं, गोल्ड बहुत ज्यादा पहनते हैं, ठीक है। गोल्ड के अलावा पहले के लोग जो राज रजवाड़ा लोग थे वो लोग क्या करते थे, डायमंड्स पहनते थे। आज भी जो रिच और अपर क्लास फैमिलीज होती है वो क्या वियर करते हैं, डायमंड्स वियर करती है, गोल्ड वो लोग कम पहनते हैं। डायमंड, रूबीज, बीड्स, एमराल्ड एंड टोपाज वेर यूज्ड टू adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry। ये जो डायमंड हो गए, रूबीज हो गए, बीड्स हो गए, एमराल्ड हो गए, टोपाज हो गए, ये एक ज्वेलरी और क्राउन को बहुत ज्यादा सुंदर करने के लिए यूज होते थे, यानी कि वो पहले से सुंदर होते थे, बट उसके अंदर ये जो जेम्स और ये जो डायमंड का वर्क होता था ये उसको और ज्यादा खूबसूरत कर देता था। बीड वर्क प्रोमिनेंट फाउंड इन गुजरात। बीड की बात करते हैं तो बीड वर्क जो है वो प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द ब्यूटीफुल बीड तोरण, बारी, पॉट्स, चकेड़ा, डेकोरेशन, कोकोनट, इदानी, मूडिया, हैंड फेंस, एनिमल बैक कवर एक्सेट्रा नाइटेड इन आर्टिस्टिक वे। अब बीड वर्क क्या होता है बेसिकली, तो आपने जो घर पर तोरण देखे होंगे या फिर जो पर्टिकुलर डेकोरेटिव विंडोज होती है, ये सारी चीजें बीड वर्क से बनती है। बीड वर्क यानी जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर टाइप चीजें होती है, उसको एक डेकोरेटिव फॉर्म में आर्टिस्टिक तरीके से करना। जैसे कि आप देखते हो कि जो शादी वगैरह में जो नारियल होता है, उस नारियल के ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, तो एक बीड वर्क हुआ। ये सारी चीजें आपको ओकेशनल सेरेमनीज में देखने को मिलेगा। उसके अलावा इदानी होती है, ठीक है, जो मटका वगैरह रखने के लिए माथे पे जो लेडीज लोग रखते हैं उसको इदानी बोलते हैं। तो वो सारी चीजें छोटे छोटे जो मोती वगैरह से किया होता है उसको भी क्या बोलते हैं, बीड वर्क बोलते हैं। हैंड फैंस यानी कि पहले के टाइम पर जब हाथ से पंखे घुमाए जाते थे, वो हैंड फैंस के अंदर आपको बीड वर्क देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बुलॉक वगैरह का बैक आप देखते हो, उसके ऊपर जो चीजें रखी जाती है यानी कि एक बिछाया जाता है, वो सारी चीजें बीड वर्क की होती है। बीड वर्क आपको ऑलमोस्ट होम डेकोर की चीजों में और हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इममेमोरियल। ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया जो है वो ज्वेलरी के अंदर बहुत टाइम से, यानी कि आप समझिए कि जब से इंडिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा तब से इंडिया ज्वेलरी करता है। पहले के राज रजवाड़े लोग भी पहनते थे। अगर हम एकदम एपिक टाइम पे चले जाए, ठीक है, रामायण महाभारत के टाइम पे, तब भी ऑर्नामेंट चलते थे। यानी कि ज्वेलरी जो है वो इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस हासिल करता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर एक्सपर्टीज कैन बी सीन इन एनिमल वर्क अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। इंडिया पूरी दुनिया में इकलौती कंट्री है जहां पर गोल्ड और सिल्वर के अलावा एनिमल वर्क में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज देखने को मिलती है। यानी कि इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पर आपको एनिमल वर्क में एक्सपर्टीज देखने को मिलेगी। एनिमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू इन द गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। एनिमल वर्क मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के अंदर
तीन ब्राइट कलर के स्टोन आपको देखने को मिलेंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन। वो जो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के जो स्टोन्स को अच्छे से असेंबल करना उस ज्वेलरी के अंदर, उसको बोला जाता है एनिमल वर्क। ज्यादातर आपने रिंग्स में देखा होगा कि रिंग्स के अंदर रेड, ब्लू या ग्रीन कलर का आपको स्टोन देखने को मिलेगा, तो वो एनिमल वर्क होता है। ज्यादातर ये सारी चीजें, एक होता है कि प्योर गोल्ड की चीज, प्योर गोल्ड की चीज आपको साउथ वगैरह, साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर वो लोग प्योर गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। वहीं पर अगर आप नॉर्थ इंडिया या ईस्ट इंडिया में देखोगे तो आपको वही ऑर्नामेंट्स के अंदर अलग अलग कलर्स के स्टोन देखने को मिलेंगे। वो अलग अलग कलर के स्टोन को कैसे ज्वेलरी के अंदर असेंबल किया जाता है, उसको बोला जाता है एनिमल वर्क। लाइक रिंग्स, ब्रेसलेट, बैंगल्स, इयरिंग, चेन एक्सेट्रा। रिंग्स में, ब्रेसलेट में, बैंगल्स के अंदर, नेकलेस के अंदर, ये सारी जगह पर आपको एनिमल वर्क देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद। इंडिया के जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और वाराणसी के अंदर आपको एनिमल वर्क का स्पेशल काम देखने को मिलेगा। एनिमल वर्क क्या होता है, तो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के जो स्टोन्स होते हैं उसको गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के अंदर असेंबल किया जाता है, यानी कि उसको आर्टिस्टिक तरीके से स्किलफुली उसको असेंबल किया जाता है, उसको बोला जाता है एनिमल वर्क। आपको ज्यादातर ये वर्क देखने को मिलेगा जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, ये सारी जगह पर आपको एनिमल वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा। और पूरी दुनिया में इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पर एनिमल वर्क आपको देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर के अलावा। नेक्स्ट आता है जरी वर्क। अब जरी वर्क क्या होता है, तो आपने ज्यादातर कपड़ों में देखा होगा, लेडीज साड़ी वगैरह में या लेडीज आउटफिट में, कि जहां पर ना जरी जरी हो जाती है, यानी कि आपको जरी देखने को मिलेगी, चमक देखने को मिलेगी, उसको बोला जाता है जरी वर्क। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एशियन टाइम। जरी वर्क भी जो है वो इंडिया में बहुत पहले के टाइम से चलता आ रहा है। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड वोवन विद क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लोथ्स। यहाँ पर जरी वर्क जो होता है वो बहुत सारे कलर में नहीं, जरी वर्क सिर्फ दो ही कलर में देखने को मिलता है, गोल्डन और सिल्वर, क्योंकि वही चीज साइन करती है। अब गोल्ड और सिल्वर थ्रेड यानी कि गोल्डन और सिल्वर कलर के चमक वाले धागों से वो कपड़ा बनाया जाता है, या फिर बनाए हुए कपड़े पर गोल्ड और सिल्वर कलर के धागे से, चमक वाले, शाइन वाले धागे से उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। क्यों की जाती है, तो उस कपड़े को डेकोरेट करने के लिए, उस कपड़े को और अच्छा निखार देने के लिए। सूरत इज प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। पूरी दुनिया में अगर जरी वर्क की बात हो तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है गुजरात का सूरत। सूरत के अंदर जरी वर्क का सबसे ज्यादा काम होता है और सबसे हाईएस्ट लेवल पर भी सूरत में ही काम होता है। नाइटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी और नाइटिंग यानी कि उसको बुनना और एम्ब्रॉयडरी करने का जो जरदोशी वर्क होता है, जो पर्टिकुलर एक जरी वर्क का फॉर्म है जरदोशी वर्क, वो एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एक अलग यूनिक प्लेस होल्ड करता है। Every artisan of Surat could make beautiful sari, गरचोला etc. bordered with जरी वर्क if needed। सूरत की आपको ऑलमोस्ट जगह पर, जहां पर सूरत जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक प्रोमिनेंट प्लेस हासिल करता है अहमदाबाद के साथ, तो वहां पर जो साड़ी वगैरह या गरचोला, पेटीकोट, ये सारी चीजें जो बनती है वहां पर पहले से जरी वर्क का काम चलता है। बट अगर एग्जिस्टिंग कपड़ा जो बन चुका है उसके अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग जरी वर्क का बॉर्डर भी करते हैं, यानी कि एक साड़ी जो सिंपल एक ब्यूटीफुल एलिगेंट साड़ी है उसके ऊपर एक जरी वर्क का पट्टा यानी कि लेस वगैरह हम जिसको बोलते हैं कि साड़ी की बॉर्डर पर वो सारी चीजें करते हैं। यानी कि जरी वर्क क्या होता है, तो गोल्ड और सिल्वर कलर के थ्रेड से जो चीज बनाई जाती है या एम्ब्रॉयडरी की जाती है चमक लाने के लिए, उसको जरी वर्क बोला जाता है। पूरी दुनिया में सूरत इकलौता ऐसी जगह है जहां पर जरी वर्क प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में काम करते हैं। सूरत से ही कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है। जरी वर्क जो है वो हर एक कपड़े में आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं होता है तो जरूरत पड़ती है तो वो साड़ी या वो पेटीकोट के बॉर्डर पर भी जरी वर्क आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेटल वर्क। मेटल वर्क इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। मेटल वर्क भी जो है वो भी सारे इंडिया के बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। यानी कि जितने भी आर्ट फॉर्म अभी आप देख रहे हो, पेंटिंग ले लो, म्यूजिक ले लो, एम्ब्रॉयडरी ले लो, वुडन आर्ट ले लो, इनले आर्ट ले लो, या फिर डायमंड का ले लो, एनिमल ले लो, बीड वर्क ले लो, ये सारी चीजें इंडिया में बहुत पहले से चलती आई है। यानी कि पहले के जो एशियंट इंडिया था उसके अंदर ये सारी चीजें होती थी, बस बीच में वो सारी चीजें गुम हो गई, अभी वो सारी चीजें वापस ट्रेंड कर रही है। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। मेटल एज यानी कि मेटल का काम कब होना शुरू हुआ, तो जब स्टोन एज के बाद, स्टोन एज यानी कि पत्थरों से कारीगरी होना खत्म हुआ, उसके बाद मेटल से कारीगरी होना शुरू हुआ। The artisans of Lothal made different weapon like sickle, drill, needle etc. with copper and bronze। लोथल के जो लोग थे यानी एशियन इंडिया के लोथल के लोग, वो लोग कॉपर और ब्रास से यानी कि मेटल ही हुआ, कॉपर और ब्रास से वो कहीं ना कहीं नीडल, ये सारी चीजें यानी कि खिल्ली वगैरह, ये सारी चीजें वो लोग बनाते
थे। मोर ओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडियल्स एंड पॉट्स। उसके अलावा वो लोग यूटेंसिल्स यानी बर्तन भी बनाते थे, आइडियल्स यानी मूर्ति भी बनाते थे, और पॉट्स यानी कि घड़े भी बनाते थे। आर्म्स एंड एम्युलेशन फॉर वॉर्स वेर मेड अप ऑफ मेटल। आर्म्स एंड एम्युलेशन यानी कि हथियार वगैरह वॉर के लिए जो बनाए जाते थे वो भी मेटल से ही बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज टू मेक ऑर्नामेंट। उस टाइम पर, लोथल के उस टाइम पर भी सोना और चांदी का काम होता था ऑर्नामेंट बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑल्सो एन मेटल फॉर्म। कॉपर, ब्रास, ब्रोंज वेर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडियल्स। कॉपर, ब्रास और ब्रोंज जो था वो यूटेंसिल्स, आइडियल्स और ये सारी चीजें बनाने के लिए यूज होता था। आयरन यूज टू मेक वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट। और आयरन यानी कि जो लोखंड होता है वो वेपन्स और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज होता था। यानी आप समझे, मेटल वर्क यानी क्या, मेटल के अंदर आयरन आ गया, ब्रोंज आ गया, ब्रास आ गया, कॉपर आ गया, उसके अलावा गोल्ड सिल्वर आ गया, ये सारी चीजें यानी कि उस टाइम पे, लोथल के टाइम पर भी ये सारी चीजें बनती थी, मेटल का काम होता था। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कॉपर वगैरह से वो लोग पर्टिकुलर आइडियल वगैरह बनाते थे या बर्तन वगैरह बनाते थे। उसके बाद अगर आयरन की बात करें तो वो लोग वेपन्स वगैरह बनाते थे। गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट भी बनाते थे। यानी कि मेटल वर्क कहीं ना कहीं उस टाइम से शुरू हो चुका था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। इंसान, फॉरेस्ट और जो लकड़ा होता है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए यानी कि पहले के लोग सिटी में नहीं रहते थे, पहले के लोग जंगल वगैरह में रहते थे, या वो हमेशा एक गांव में एटमोस्फेयर में ऐसा रहते थे जहां पर पेड़ ही उनके लिए सब कुछ था, पेड़ छाव देता था वगैरह, और लकड़ा जो था उनके साथ वो क्लोजली एसोसिएटेड थे। इनिशियली वुड वॉज यूज्ड एज फायरवुड। पहले के जमाने में जो लकड़े की शुरुआत हुई तो लकड़ा पहले जलाने के लिए यूज होता था, यानी कि फायरवुड करने के लिए यूज होता था। लेटर फॉर मेकिंग वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। धीरे धीरे उसके अंदर से वो फायरवुड में से उसका वेपन्स बनने के लिए यूज होना शुरू हुआ। यानी कि पहले के जमाने में जो जंगल वगैरह में लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, लकड़े से ही हथियार बनाते थे। लकड़ा अगर एकदम शार्प कर दिया तो वो वेपन की तरह काम करता था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए इसका यूज होना शुरू हुआ। लकड़े के घर अभी भी केरला वगैरह में आप देखते जाते हो तो आपको उधर देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बाद अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी शुरू हुआ, यानी कि फर्नीचर और ये सारी चीजें भी बनना शुरू हो गई। ग्रेजुअली वुड वाज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक मेकिंग आइडियल्स, टॉयज, वुडन पिलर, विंडोज एंड डोर्स। ठीक है, इसके अलावा जो वुड यानी कि लकड़ा है वो किस लिए यूज होता था, तो टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि लकड़ों के खिलौने बनना शुरू हुआ, लकड़ों के पिलर्स बनना शुरू हुआ। एक आर्टिस्टिक जो खोतर के उसके ऊपर अलग से यूनिक डिजाइन करके जो पिलर बनाने का शुरू हुआ वो लकड़ों के पिलर बनना शुरू हुआ। उसके अलावा डोर्स बनना शुरू, यानी कि दरवाजे अच्छे अच्छे बनना शुरू हुआ, विंडोज बनना शुरू हुई। उसके अलावा देखें तो आइडियल्स यानी कि मूर्तियां वगैरह भी लकड़ों की बनना शुरू हो गई थी। स्मॉल हट्स ऑन टॉप ऑफ टेरेस, चेयर्स एंड ग्रिल्स। इसके अलावा अगर देखें तो घरों के ऊपर एक छोटा हट यानी कि टेरेस के ऊपर एक छोटा सा हट जैसी चीज बनाना लकड़े से, ये सारी चीज शुरू हुई। चेयर बनना शुरू हुआ, विंग्स बनना शुरू हुआ, ये सारी चीजें बनना धीरे धीरे शुरू हुआ। इन दिस वे वुड कार्विंग डेवलप्ड। और इसी की तरीके से जो वुड कार्विंग यानी कि लकड़ों के ऊपर कार्विंग करना, यानी कि कोतर के उसके ऊपर कोई अच्छे से डिजाइन बनाना, ये सारी चीजें डेवलप्ड हुई। वुड फर्नीचर लाइक स्विंग एंड टॉयज ऑफ ईडर एंड सानखेड़ा इन गुजरात वेल नोन। अगर ईडर और सानखेड़ा की बात करें जो गुजरात में है तो वहां के जो स्विंग यानी कि झूले वगैरह हो गए या उसके अलावा जो खिलौने हो गए ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये था वुड आर्ट के बारे में। वुड आर्ट यानी कि लकड़े से जो शुरुआत होती है, लकड़ा पहले फायरवुड की तरीके से शुरुआत हुई थी उसको यूज करने का, धीरे धीरे उसके अंदर और भी चेंजेस देखने को मिले। लोगों ने पिलर्स बनाना शुरू किया, डोर्स बने, विंडोज बने, टॉयज बने। उसके अलावा अगर देखें तो फर्नीचर में डेवलपमेंट देखने को मिला, हट्स बनने डेवलप हुआ, कंस्ट्रक्शन में काम आने लगा। यानी कि वुड जो है वो धीरे धीरे हमारे लिए मोस्ट यूजफुल थिंग बन गई। उसके बाद आता है नेक्स्ट इनले वर्क। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एशियंट आर्ट ऑफ इंडिया। इनले वर्क जो है वो भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया का बहुत पुराना आर्ट माना जाता है। इंडियन किंग्स, एम्पेयर्स, रूलर्स, रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वियर ऑर्नामेंट। पहले के जमाने के जो राज रजवाड़ा लोग थे यानी कि जो यहाँ पर रूल करते थे, उसके अलावा जो एम्पायर थे, बड़े बड़े एम्पायर्स के जो एम्पेयर्स थे यानी कि रूलर्स थे, उन सब लोग ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे जो इनले वर्क से बना हुआ था। एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज पिन, धानी एक्सेट्रा। नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, उसके अलावा क्राउन हो गया, मुकुट हो गया, रिंग हो गई, हाथ की अंगूठी, नोज पिन यानी कि चुन्नी हो गई। उसके अलावा अगर बात करें तो जो दामनी यानी कि टीको जो पहनते हैं गर्ल्स लोग, जो टीका पहनते हैं माथे पे, ये सारी चीजें इनले आर्ट में वो लोग यूज करते थे। वेस्टर्न विद प्रीशियस जेम्स लाइक डायमंड, रूबीज, पर्ल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या है, इनले वर्क के अंदर डायमंड, रूबीज, पर्ल्स ये सारी चीजों का यूज होता था। यानी कि इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता था डिजाइन के अंदर।
Artists were expert in inlay art. Bikaner area of Rajasthan is more popular for inlay ornaments. और आर्टिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा स्किलफुल थे इनले आर्ट के अंदर. राजस्थान का जो बीकानेर एरिया है वो इनले आर्ट के लिए या इनले ऑर्नामेंट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है. नेक्स्ट बात करते हैं अकीक वर्क. अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ रिवर. अकीक जो है वो एक प्रीशियस स्टोन है, यानी कि एक बहुत कीमती जो पत्थर होता है उसमें आता है. अकीक आपको कहाँ मिलता है? तो वैलीज ऑफ द रिवर, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में से जहां नदी निकल जाए, यानी कि जिसको वैली बोलते हैं, वैसी रिवर में से आपको अकीक दिखने को मिलेगा. इट इज चीफली कैलकोडिक मिक्स्ड विद सिलिका ब्लू एंड व्हाइट स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेडिंग कलर. ये जो अकीक वर्क होता है, ये जो अकीक है, ठीक है, या अकीक स्टोन है, इसके अंदर आपको सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन का मिक्सचर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ये आपको ट्रांसपेरेंस दिखेगा और बिना ट्रांसपेरेंट वाला भी दिखेगा. ट्रांसपेरेंट कैसा कि आप इस स्टोन को उठाओगे तो आपको आर पार ये चीज दिखेगी. ये जो होता है एक ब्यूटीफुली रेडिंग कलर, मतलब के लाल कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा. इन गुजरात वेरियस प्रीशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट रनपुर एंड सूरत. गुजरात की बात करें स्पेशली तो रनपुर और सूरत के अंदर बहुत सारे बड़े और छोटे आपको अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थर आपको देखने को मिलेंगे. ऑल दी स्टोन सेंट एट खंभात टू मोल्ड इन ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स विद वेरियस डिजाइन. और ये जो सारे स्टोन इसका घिसाई करने के बाद इसको प्रीशियसली संभालने के बाद इसको खंभात भेजा जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, अलग अलग तरीके की डिजाइन बनाने के लिए. बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम. और उसके बाद इसके बीड बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्टोन्स बनाए जाते हैं. उसके अलावा गार्लैंड बनाए जाते हैं, यानी कि एक सर्कल फ्लोरल डिजाइन बनाई जाती है. ये सारी चीजें कहां से बनती है? खंभात से बनती है, स्टोन्स में से बनती है, जो सूरत और रनपुर से जाता है खंभात, और खंभात में ये सारी चीजें का मैन्युफैक्चरिंग होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है पेंटिंग. पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो पहले भी बहुत ज्यादा यूजफुल थी और अभी भी बहुत ज्यादा यूजफुल है. पेंटिंग जो होती है वो एक इमोशन शो करने के लिए यूज होती है. आज अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, पर अगर मैं एक बोर्ड पर कोई भी, जैसे कि एक दो पहाड़, एक नदी, एक घर और एक पेड़ बना दी, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये नेचुरल सीन की बात चल रही है. या फिर एक पेड़ है, उसके नीचे एक लड़का है जो बैठा है, ठीक है, एंड ही इज थिंकिंग. ऐसी मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि पेड़ के नीचे एक लड़का है जो बैठ के कुछ सोच रहा है. यानी कि पेंटिंग है ऐसी चीज है जो बिना कुछ बोले सब कुछ एक्सप्रेस कर देती है. इसीलिए पेंटिंग बहुत ज्यादा एक एलिगेंट चीज और एक ब्यूटीफुलनेस शो करती है. ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन. बाकी सारे आर्ट एक तरफ और पेंटिंग एक तरफ. पेंटिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, यानी कि सबसे ज्यादा आगे आती है. पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स. पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो उसके कलर्स और उसकी लाइन से सारी चीजें एक्सप्रेस करता है, यानी कि कलर्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर कुछ एंगरनेस शो कर रहे हैं तो रेड कलर यूज होता है. कहीं पर सिंप्लिसिटी यूज करनी है तो लाइट ब्लू या व्हाइट कलर यूज होता है. कहीं पर अगर एलिगेंस या फिर वार्मनेस शो करने है तो ऑरेंज और येलो यूज होता है. यानी कि कलर्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. द एम ऑफ दिस आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशन बाय इमिटेटिंग द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर थ्रू लाइन्स एंड कलर्स. पेंटिंग का मेन एम ये होता है कि वो इमोशन शो करे एनिमेट और इनएनिमेट तरीके से नेचर्स के ऑब्जेक्ट को लेके. यानी कि एनिमेट और इनएनिमेट क्या हुआ कि एनिमेट यानी कि कोई भी चीज को ड्रॉ करके प्रॉपर्ली एक चीज दिखाना. इनएनिमेट क्या होना, यानी एक वाइस वर्सा यूज कर रहे हैं, यानी कि एक लड़की की बताना बट वो लड़की वहां पर ड्रॉ ना करना, उसकी जगह पर कोई और नेचर का ऑब्जेक्ट यूज करना. ये सारी ही चीजें अलग अलग टेक्निकल चीजों से पेंटिंग बनाई जाती है, अलग अलग थॉट्स के साथ पेंटिंग बनाई जाती है, जिसका ऑब्जेक्ट और एम एक ही होता है कि वो एक इमोशन शो करे. वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ 5000 years ओल्ड हड़प्पन कल्चर. पेंटिंग का जो हमको अवशेष मिले हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि 5000 साल पहले के हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेषों में से भी हमको पेंटिंग मिली हुई है. यानी ये चीज क्लियर होती है कि आज के पहले यानी एशियंट इंडिया के अंदर भी लोग पेंटिंग बना देते और पेंटिंग का यूज करते थे. वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड आउट मेनी टाइम्स बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग एक्सकवेशन वर्क. हर एक जगह पर जहां पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकवेशन किया, यानी कि खुदाई करके अलग अलग चीजों की रिसर्च की है, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च किया, वहां पर पेंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिली है, हर जगह पर देखने को मिली है. यानी कि अभी हो या पहले का टाइम हो या उससे भी पहले का टाइम हो, पेंटिंग्स जो थी वो हर कोई बनाता था. वी हैव ट्रेसेस ऑफ द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका एमपी. भीमबेटका केव्स की बात करते हैं अगर, जो मध्य प्रदेश में आई हुई है भीमबेटका केव्स,
वो भीमबेटका केव्स के अंदर केव पेंटिंग्स देखने को मिले। केव पेंटिंग्स का नहीं है कि गुफाओं के ऊपर गुफा की जो दीवारें होती है उसके ऊपर पेंटिंग्स की हुई है, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ये सारी चीजों की पेंटिंग की हुई है। People used to draw geometrical designs and sketches. Elephant, rhinos, deer are नोटेबल अमॉन्ग देम। उसके अलावा पेंटिंग्स की बात करें तो जियोमेट्रिकल डिजाइन्स भी देखने को मिलती है। जियोमेट्रिकल डिजाइन आपने आपकी ड्राइंग बुक्स वगैरह में देखी होगी कि स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, सिलेंडर, ये सारे जो जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं इनको मिलाकर एक पेंटिंग बनाई जाती है। ऐसी पेंटिंग भी हमको एशियन इंडिया के अंदर देखने को मिली और अभी भी देखने को मिलती है। उसके अलावा पेंटिंग के अंदर जो मेन कोई एलिमेंट होते हैं जैसे एलिफेंट हो गए, राइनोस हो गए, डियर हो गए, ये एक ऐसे एलिमेंट्स है जो हर एक पेंटिंग में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अजंता एलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेन ऑफ सच पेंटिंग। अगर अजंता एलोरा केव्स की बात करें तो वो एक वेल नोन, एक अच्छी क्वालिटी की पेंटिंग्स आपको वहां पर देखने को मिलेगी जो एक अलग स्पेसिमेन दिखाता है, यानी कि हमारे इंडियन एशियंट आर्ट के बारे में एक अलग पोजीशन होल्ड करता है। ड्राइंग्स लाइक स्केचेस ऑफ स्वस्तिक, पिक्चर्स, गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट इज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे फेस्टिवल्स या फिर कुछ शुभ कार्यक्रम के पहले स्वस्तिक बनाना, गणपति बापा बनाना, ये सारी चीजें जो पेंटिंग होती है ये सारी चीजें हमारे ट्रेडिशन के अंदर इंक्लूड है और ये हमारा ट्रेडिशन भी शो करती है। रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ रीजन के अंदर रंगोली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट प्लेस हासिल करता है। अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया या ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर रंगोली जो होती है वो मेजोरिटी दिवाली के दिन या फिर कोई शुभ कार्यक्रम पर देखने को मिलती है। बट अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वहां पर साउथ इंडिया के कुछ घर में डेली रंगोली भी बनाई जाती है, फ्लोरल रंगोली बनाई जाती है। रंगोली जो है वो भी एक आर्ट ऑफ पेंटिंग ही होता है, बस उसको लाइव बनाया जाता है, यानी कि अलग अलग जैसे सैंड से बनाया जाता है या फ्लोरल से बनाया जाता है। वो काम क्या करती है, पेंटिंग का ही काम करती है, क्योंकि हम पेंटिंग के अंदर भी क्या करते हैं, एक कुछ एलिमेंट बनाते हैं और रंगोली के अंदर भी क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ही बनाते हैं। तो ये था बेसिकली पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग जो है वो एक्सप्रेशन और इमोशन शो करने के लिए यूज होता है कि जो इंसान कहना नहीं चाहता, उसके पास शब्द नहीं होते, तब वो कहीं ना कहीं पेंटिंग करके वो अपने जो थॉट्स होते हैं, जो अपने इमोशन होते हैं वो शो करता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, यानी ये सारी चीजें ऐसी थी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के अंदर यानी कि हाथों से बनती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ पर अरसों से, सालों से चलती आई है। अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर का सेकंड हाफ जो है फाइन आर्ट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर जो कलाएं है, जो अलग अलग फाइन आर्ट्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि फाइन आर्ट्स का इंट्रोडक्शन क्या है। सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ लाइफ कैरेक्टर इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के अंदर एक और फीचर चलता है सिंगिंग, म्यूजिक, प्लेइंग, डांसिंग, ये सारी चीजें, यानी कि कोई भी चीज को गाना, उसको परफॉर्म करना। जो फाइन आर्ट्स उसके अंदर ड्रामा भी आता है। अगर आप समझोगे कोई चीज, कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो ड्रामा यूज होता है। सिंगिंग जो होती है वो भी एक इमोशन शो करती है। कभी कभी वो सैड सॉन्ग होता है, कभी हैप्पी सॉन्ग होता है, कोई फैमिली सॉन्ग होता है, कोई कपल सॉन्ग होता है, कोई फ्रेंडशिप का सॉन्ग होता है। यानी हर एक रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी क्या होता है, म्यूजिक होता है। म्यूजिक, मदर के ऊपर एक सॉन्ग होता है, पापा के ऊपर कोई गाना होता है, वो एक इमोशन शो करता है। यानी कि म्यूजिक है, डांस है, ये सारी चीजें भी ऐसी है जो एक वर्ड में, अगर मैं आपको यहाँ पर बोल के एक पैराग्राफ में चीज बता रहा हूं तो वो एक इफेक्ट पेल करता है, ठीक है। वो चीज कोई सुनेगा, समझेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट वही चीज को जब परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इन अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इन अ फॉर्म ऑफ डांस, इन अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, उस चीज को लोग जल्दी कैप्चर करते हैं, वो लोग जल्दी सीखते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें इंडियन कल्चर के अंदर डेवलप हुई है। Entertainment with moral education have been imparted since ancient time through based on the greatest scripture like Ramayana and महाभारत। और इसी की वजह से हमारे यहाँ पर जो अनकही बातों को कहने की चीज है, यानी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाने की चीज है, ये सब पहले से चलती आई है इन अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। पहले के टाइम पे रामायण और महाभारत ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होते थे। रामलीला वगैरह दशहरा के टाइम के अलावा भी नॉर्मली रामलीला होती थी, महाभारत के कुछ सीन प्ले होते थे, जिससे लोगों को उस स्क्रिप्चर के बारे में, जिसकी वजह से लोगों को उस लिटरेचर के बारे में, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में लोगों को समझ में आता था। धीरे धीरे ये ड्रामास जो है, ये प्ले का जो एक नाटक का जो सिनेरियो है वो पूरा धीरे धीरे फेड आउट होने लगा। अभी आप जाते हो, अगर यूपी बिहार में जाते हो तो आपको दशहरा में रामलीला वगैरह अभी भी देखने को मिलेगी। बट अगर हम बात करें साउथ इंडिया की या फिर ईस्ट इंडिया की या नॉर्थ इंडिया की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फेड आउट हो चुकी है, इतना यहाँ पर अभी देखने को मिलता नहीं है। बट ये एक ऐसा फाइन आर्ट है जो हर एक इंडियन कल्चर को जिंदा रखता है, हर एक चीज को, अनकही बातों को कहने की हिम्मत रखता है। अभी हम लोग इन डिटेल फाइन आर्ट्स के बारे में देखते हैं और सबसे पहला फाइन आर्ट है हमारा म्यूजिक। Indian music is unique in the world from the point of view of
time, rhythm and harmony and so in the different form the music of other countries of the वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं इंडियन म्यूजिक की, तो इंडिया का जो म्यूजिक है वो पूरी दुनिया से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ का जो हारमोनी है, यहाँ के जो सुर है, यहाँ का जो रिदम है, वो पूरी दुनिया के और कोई म्यूजिक में देखने को नहीं मिलता। यहाँ का अगर आप क्लासिकल फोक म्यूजिक ले लो या फिर एक सेमी क्लासिकल म्यूजिक ले लो, आपको उसके अंदर एक एलिगेंस देखने को मिलेगा, एक सिंप्लिसिटी देखने को मिलेगी, एक पीस देखने को मिलेगा। तभी लोगों का जब बहुत ज्यादा मूड खराब होता है या वो सॉन्ग सुनते हैं, ताकि क्या होता है, वो सॉन्ग जो होता है वो एक रिलीफ फील करवा सकता है। साम वेदा, वन आउट ऑफ द फोर वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द एसोसिएटेड विद म्यूजिक। हमारे जो चार वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, उसमें से जो साम वेद है यानी कि एक जो वेद है उसके अंदर म्यूजिक के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, संगीत के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। रिचास ऑफ सामवेदा आर संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। सामवेदा के जो रिचास है, सामवेदा के जो ऋचा है, वो अभी भी हाइम और रिदम के साथ प्ले किए जाते हैं ताकि लोग उसको समझे, लोग उसको सुने और उसके अंदर एक हार्मोनी क्रिएट हो। म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। म्यूजिक के अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है, सिंगिंग भी और प्लेइंग भी। सिंगिंग यानी कि गाना, सॉन्ग को गाना, बट प्लेइंग करना यानी कि सॉन्ग के साथ प्ले करना, यानी कि सॉन्ग के साथ उस रिदम पर आपको डांस करना बोल सकते हो या फिर उस एक्सप्रेशंस, इमोशंस बोल सकते हो। आप कभी भी कोई सॉन्ग सुनते हो ना, तो वो सॉन्ग उस नजाकत से बोला जाता है। आप समझ के, जैसे कोई भी अगर आप सॉन्ग देखते हो, उस सॉन्ग में अगर मस्तीपन होगा ना, तो वो सॉन्ग का टोन भी मस्ती वाला होगा। अगर वो सॉन्ग जो है, वो सॉन्ग अगर इमोशनल है या रोने वाला सॉन्ग है, तो उसके अंदर उस तरीका का रिदम होगा, उस तरीके का टोन होगा, जिससे वो सॉन्ग उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ प्ले करे, यानी वो पर्टिकुलर फीलिंग को एडॉप्ट करे। सा रे ग म प ध नी आर 7 वोवेल्स ऑफ म्यूजिक। हमारे म्यूजिक के 7 वोवेल्स है, सारे ग म प ध नी, जो हमारे यहाँ पर मेन 7 सुर बोले जाते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। इंडिया का जो म्यूजिक है वो बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा जाता है, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। दोनों का डिफरेंस समझते हैं। फोक म्यूजिक क्या होता है? अपने अपने कल्चर के, जैसे गुजराती का फोक म्यूजिक अलग होता है, राजस्थानी फोक म्यूजिक अलग होता है, पंजाबी फोक म्यूजिक अलग होता है, साउथ इंडियन फोक म्यूजिक अलग होता है। ये होता है फोक म्यूजिक, ठीक है। वहीं पर अगर क्लासिकल की बात करें तो एक ऐसी चीज जो ऑथेंटिसिटी शो करती है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सारे जो डांस फॉर्म है ये क्लासिकल म्यूजिक पर परफॉर्म होते हैं। वहीं पर फोक म्यूजिक अपने अपने कल्चर का होता है। थर्ड फॉर्म जो अभी इंडिया में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, सेमी क्लासिकल, जिसको आप बॉलीवुड सॉन्ग्स हो, ये सारी चीजें बोलते हो, जो एक हमारे ट्रेडिशनल फोक्स और न्यू वर्ड्स को इमर्ज करके बनाया जाता है, उसको बोला जाता है सेमी क्लासिकल फॉर्म। बाकी सारे जो म्यूजिक है, जैसे रैप सॉन्ग्स हो गए या हिप हॉप हो गया, ये सारी चीजें हमारे इन एजुकेशन इंक्लूड नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस चीज है, वो इंडिया का ओरिजिनेट नहीं है। इंडिया का ओरिजिनेट जो होता है वो सेम जो आप देखते हो, गुजराती फोक सॉन्ग हो गया या फिर कोई ब्रीथलेस सॉन्ग हो गए, जो हमारे यहाँ पर पहले इंडिया में डेवलप हो चुके हैं, वही उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो कहीं ना कहीं रैप म्यूजिक और ये सारी चीजें उसमें से इन्वॉल्व हुई है। इट इज बिलीव दैट देयर आर 6 राग्स इन क्लासिकल म्यूजिक। ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक में 6 राग देखने को मिलता है। उसमें से पहला श्री, फिर दीपक, फिर हिंडोल, फिर मेघ, फिर भैरवी और फिर मलकाउज, ठीक है। ये जो 6 राग है, ये हमारे क्लासिकल म्यूजिक के मेन 6 राग बोले जाते हैं। In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of 3 संगीत मकरन, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर एशियन इंडिया की बात करें तो पहले के जमाने में म्यूजिक के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई और बहुत सारे लोगों ने लिखी, बट उसमें से 3 ऐसी बुक्स या 3 ऐसे लोग जिन्होंने ये बुक लिखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे पहला है संगीत मकरन, सेकंड संगीत रत्नाकर और थर्ड है संगीत पारिजात। नेक्स्ट अब हम संगीत मकरन को इन डिटेल में समझते हैं। संगीत मकरन, अ म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड रिटन संगीत मकरन इन अबाउट 900 BC। एक ऐसे म्यूजिक स्कॉलर थे मकरन, जिन्होंने एक संगीत मकरन करके बुक लिखी थी। कब लिखी थी? 900 BC के अंदर। इट डिस्क्राइब 19 वीनास एंड 101 रिदम व्हिच आर यूजफुल इवन टुडे। उन्होंने अपनी बुक के अंदर 19 वीनास के बारे में बताया था और 101 यानी 101 रिदम के बारे में बताया था, जो रिदम आज भी यूज होती है। संगीत मकरन, तो जो मकरन थे उन्होंने ये बुक लिखी थी संगीत मकरन करके 900 BC के अंदर। इस बुक के अंदर टोटल 19 वीनास के बारे में और 101 रिदम के बारे में बताया हुआ था, जो आज भी यूजफुल होती है। सेकंड आता है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, द रिटन ऑफ दिस टेक्स्ट वाज पंडित सारंगदेव। सेकंड है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर बुक लिखने वाले इंसान कौन थे? तो पंडित सारंगदेव। पंडित सारंगदेव ने यह बुक लिखी थी संगीत रत्नाकर।
He lived in दौलताबाद देवगिरी, so he was familiar with South and North Indian music. वो देवगिरी में रहते थे, इसकी वजह से वो साउथ और नॉर्थ के म्यूजिक के साथ ज्यादा फेमिलियर थे, इसीलिए उन्होंने अपने बुक के अंदर भी साउथ और नॉर्थ म्यूजिक के बारे में बताया हुआ था. पंडित विष्णु नारायण बातखंडे कंसिडर्ड संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक. पंडित विष्णु बातखंडे जो थे उन्होंने ये बोला था कि ये जो संगीत रत्नाकर बुक है, जो किसने लिखी है, पंडित सारंगदेव ने लिखी है, इस बुक के अंदर म्यूजिक के बारे में इतना सही से और इतना डिटेल बताया हुआ है कि वो जो पंडित विष्णु बातखंडे थे वो इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक मानते थे. संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द म्यूजिक. संगीत रत्नाकर जो बुक है वो म्यूजिक को समझने के लिए हर एक तरीके से, अगर किसी को संगीत को, म्यूजिक को बहुत अच्छे से समझना हो तो हर एक एस्पेक्ट, हर एक तरीके से बताया हुआ है संगीत रत्नाकर बुक के अंदर. थर्ड है संगीत पारिजात. संगीत पारिजात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक. ठीक है, ये जो बुक है, ये बुक भी म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है. पंडित अबोले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665. पंडित अबोले करके जो थे उन्होंने 1665 के अंदर ये बुक लिखी थी और नॉर्थन हिंदुस्तानी म्यूजिक. और ये बुक किस पर लिखी थी, तो नॉर्थन हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी. कब लेते थे, 1665 के अंदर. He had noted one important characteristic feature of all the rags, saying that the rags have their own individual identity and characteristics. पंडित अबोले जो थे उन्होंने अपने बुक के अंदर ये चीज डिस्क्राइब की थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किया था कि हर एक राग का अपना अपना एक मीनिंग होता है, हर एक राग का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है. यानी कि कोई भी राग एक दूसरे, हमको सुनने में सब राग एक जैसे लगते हैं, बट सारे राग एक जैसे बिल्कुल भी होते नहीं है. उसका डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है. He has described 29 types of tunes. इन्होंने अपनी बुक के अंदर 29 टाइप्स की ट्यून बताई हुई है. वापिस से देखते हैं संगीत मकरंद जो है, तो मकरंद ने ये बुक लिखी थी 900 BC के अंदर. इस बुक के अंदर उन्होंने 19 वीनास और 101 रिदम के बारे में बताया था जो आज भी यूज होती है. सेकंड है संगीत रत्नाकर. संगीत रत्नाकर लिखने वाले कौन थे, पंडित सारंगदेव. पंडित सारंगदेव ने ये बुक लिखी थी, वो दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नॉर्थ और साउथ म्यूजिक के साथ वो फेमिलियर थे, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ और साउथ म्यूजिक के ऊपर ये पूरी बुक लिखी हुई थी. पंडित विष्णु नारायण बातखंडे जो थे उन्होंने इस बुक को वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक बताई हुई थी, और इस बुक के अंदर सारे ही म्यूजिक के एक्सपेक्ट, यानी कि म्यूजिक को हर एक एंगल से समझने के लिए और बताने के लिए इस बुक के अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी. थर्ड है संगीत पारिजात. संगीत पारिजात जो है वो लिखी थी पंडित अबोले ने. कब लिखी थी, 1665 के अंदर लिखी थी. इस बुक के अंदर नॉर्थन हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में ज्यादा बताया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी हमारे राग होते हैं, हर एक राग की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके फीचर्स होते हैं. कोई भी राग एक जैसा होता नहीं है, भले वो सुनाई एक जैसा देता हो, बट वो बिल्कुल भी एक जैसा होता नहीं है. इन्होंने अपनी बुक के अंदर 29 ट्यून्स के बारे में बताया हुआ था, यानी संगीत पारिजात में पंडित अबोले ने 29 ट्यून्स के बारे में बताया हुआ था. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टैलेंटेड अमीर खुसरो वाज वेरी फेमस. जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर राज चलता था, तब उस टाइम पर एक कवि थे या एक पोएट थे जिसका नाम था अमीर खुसरो. वो बहुत ज्यादा फेमस थे. आपकी गुजराती की बुक्स वगैरह में अमीर खुसरो की पोएम्स वगैरह भी आती होगी. Due to his contribution in the field of music and poetry, he was known as तुतीय हिंद, पैरोट ऑफ इंडिया. आमिर खुसरो ने हमारे इंडियन म्यूजिक के अंदर और इंडियन पोएट्री के अंदर बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूट किया था. वह उस टाइम के वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो पोएट बोला जाता है या म्यूजिशियन बोला जाता है वो थे, इसीलिए उनको एक टाइटल दिया गया था तुतीय हिंद, यानी कि पैरोट ऑफ इंडिया. ऐसा उनको टाइटल दिया गया था इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. In Indian history, भक्ति मूवमेंट started in India 15 and 16th century. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 15 और 16 सेंचुरी यानी कि 15 और 16वीं सदी में हमारे यहाँ पर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. भक्ति मूवमेंट क्या होता है, तो भक्ति मूवमेंट यानी भगवान की आराधना करने के लिए भजन बनाना, प्रेयर्स गाना, ये सारी चीजें. यानी अभी तक हम लोग जो भक्ति भाव करते थे वो मन से करते थे, अभी भी मन से करते हैं, बट अभी हमने म्यूजिक के फॉर्म में शुरू कर दिया. आज आप देखते हैं कि इतने सारी भगवान को रिलेटेड भजन होते हैं, म्यूजिक होते हैं, इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो भजन मंडली होती है वो सारा काम करती है. तो ये जो भक्ति मूवमेंट है कहीं ना कहीं 15 और 16 सेंचुरी के अंदर शुरू हुआ था. भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता एक्सेट्रा वाज वेरी फेमस. भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति गीत गाने वाले लोग थे जैसे मीराबाई, कबीर, तुलसीदास,
चैतन्य महाप्रभु, इन सब लोगों ने इतने ब्यूटीफुल, इतने ब्यूटीफुल जो भक्ति मूवमेंट्स है या भक्ति सॉन्ग्स जो है वो इतने अच्छे से गाए कि उनके जो भजन है, उनकी जो पोयम्स है वो आज भी हमारे एजुकेशन में आती है, आज भी हम लोग उसका चिंतन करके भगवान को याद करते हैं। द डिसिप्लिन ऑफ स्वामी हरिदास, बैज बावरा बैजनाथ, तानसन एंड ड्यूएट गर्ल तानारीरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। ये सब लोग 15th सेंचुरी के ऐसे ज्वेल है, यानी ऐसे रेयर पीस है जो कभी भी कहीं पर देखने को वापस मिलेंगे नहीं, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, हमारे इंडियन म्यूजिक के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट के अंदर इतना अपना कंट्रीब्यूट किया है कि उनकी जो बनाई हुई कला है वो आज भी हम लोग सुनते हैं, आज भी हम उसका चिंतन करते हैं और आज भी हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री उन चीजों को फॉलो करता है। ये जो बुक्स लिखी हुई है, ये बुक्स ऐसा नहीं कि पहले लिख गई अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है, आज भी जितने भी लोग म्यूजिक में होते हैं वो इन बुक्स को पढ़ते हैं। इस बुक के अंदर जो रिदम, जो राइम, जो ट्यून के बारे में बताया हुआ है उसके बारे में सीखते और समझते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हमारे एशियन इंडिया के अंदर बनी थी वो आज भी है और आगे भी हमेशा हमेशा रहेगी। आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। आप कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट सबसे पहले पहुंच पाए। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।